स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसे कि आपने पिछली क्लास में ईवीएस में पढ़ा था क्रियाकलाप के बारे में, प्रयोग के बारे में और व्यवहारिक कार्य के बारे में, तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे यहाँ पर हम प्रैक्टिस के माध्यम से कि कैसे क्रियाकलाप के और प्रयोग के व्यवहारिक कार्य के प्रश्न आते हैं और हमें कैसे करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में इस क्लास में आपको हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसके माध्यम से हम पूरी क्लास को कवर करने का प्रयास करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 59 नंबर की क्लास हमारी है। इससे पहले 58 क्लास हो चुकी है, तो अगर आपने क्लास नहीं ली हुई जरूर लीजिएगा। काफ़ी बेहतर तरीके से हमने सीटेट को कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, तीसरी कक्षा के बच्चों को विभिन्न प्रकार की चोंच नामक विषय को पढ़ाते हुए निम्न में से कौन सा तरीका इस विषय को पढ़ाने के लिए उचित नहीं है। तो पहला है विद्यार्थियों को नज़दीकी पार्क में ले जाना। दूसरा है 3D तस्वीरें दिखाकर अवधारणा को समझाना। और तीसरा है विभिन्न उदाहरणों द्वारा मौखिक रूप से अवधारणा की व्याख्या करना। और चौथा है विभिन्न पक्षियों के संरक्षित सिरों को दिखाने के लिए संग्रहालय में जाना। तो ध्यान दीजिएगा, हमें अगर बच्चों को पढ़ाना है और बच्चे तीसरी कक्षा में है, मतलब बच्चा प्राथमिक स्तर का है, तो हम उन्हें ऐसा पढ़ाएंगे कि बच्चों को जो भी चीज़ें हैं उससे हम बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ सकें। हमें ऐसा ज्ञान देना जिससे बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सके, वही हमें पढ़ाना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प हमारा है कि बच्चों को हम नज़दीकी पार्क में ले जाएं, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि बच्चों को भ्रमण पर ले जाएंगे। और दूसरा है 3D तस्वीरें दिखाकर अवधारणा को समझाना, तो ये भी सही है। इससे बच्चों की अवधारणा का समझने का अच्छी तरीके से प्रयास करेगा बच्चा, है ना जी। लेकिन तीसरा कह रहा है व्याख्या करना, तो यहाँ पर व्याख्या करना गलत हो जाएगा क्योंकि प्राथमिक स्तर पर व्याख्या करना जरूरी नहीं होता है। अगर बच्चों को टीलम के माध्यम से समझाते हैं, हम दिखाते हैं उनको चीज़ों को, तो वो अच्छे तरीके से समझते हैं। और चौथा क्या है हमारा कि विभिन्न पक्षियों के संरक्षित सिरों को दिखाने के लिए संग्रहालय ले जाना, तो ये भी सही होगा। बच्चों को म्यूजियम ले जाते हैं, वहाँ पर हम दिखाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही होगा, हमारा पहले का दूसरा विकल्प सही होगा, पहले का तीसरा विकल्प सही होगा कि बच्चों को हमें व्याख्या के द्वारा नहीं बताना है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप कोई सेशन अच्छा लगता है तो आप पूरे वीडियो को देखें और साथ में कमेंट जरूर करें, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक रूप के बारे में पूछता है तो उस अध्यापक को विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा तरीका चुनना चाहिए। तो पहला है स्कूल में उसे एक एक्वेरियम दिखाना। दूसरा क्या है, उससे बताना कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंग है। और तीसरा है ब्लैक बोर्ड पर पारिस्थितिकी का आलेख बनाना। और चौथा है उसे किताब में दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र का चित्र देखने के लिए कहना। तो यहाँ पर भाई सबसे पहला जो विकल्प होगा ये बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक बच्चे को एक्वेरियम दिखा रहा है। भाई एक्वेरियम जो उसके अगर रियल लाइफ में चीज़ों को देखेगा, प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, तो बच्चा सीख सकेगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। दूसरा वाला क्या है भाई, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम बच्चों को नहीं बताना है कि ये सिर्फ पारिस्थितिकी जो होता है उसके हम सिर्फ एक भाग है, एक अंग है, तो ये बताना जरूरी नहीं है। और आलेख बनाना भी जरूरी नहीं होगा, चित्र बनाना भी जरूरी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरे का पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम विकल्प की बात करते हैं। एक कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को 5-5 का समूह बनाने के लिए कहा तथा प्रत्येक समूह को निम्नलिखित चीज़ें लाने के लिए कहा। क्या कहा भाई, नींबू, स्टील की प्लेट, किसी बोतल का प्लास्टिक, एल्युमिनियम का ढक्कन और एक बोतल। पन्नी 3 आकारों में खुली हैं, फैली हैं, गेंद कप के आकार में, बर्फ का टुकड़ा और लोहे के कीले और पानी से भरा मध्यम आकार का कंटेनर। अगले दिन शिक्षक ने प्रत्येक समूह को पानी में भरे कंटेनर में एक एक कर चीज़ें डालने का परिणामों का अवलोकन करने के लिए कहा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है अवलोकन करने की। तो इस गतिविधि के द्वारा शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है छात्रों को जल्दी से बहुत सारी सामग्री याद करने में समर्थन बनाना चाहिए। दूसरा है छात्रों को वर्गीकरण शक्ति में वृद्धि करना चाहिए। तीसरा है नीरस दिनचर्या में मनोरंजन कर रहा है। चौथा है कार्य का अनुभव कर रहा है।
तो भाई यहाँ पर जो पहला है हमारा याद करने की बात हो रही है, इसीलिए हमारा ये विकल्प गलत होगा, क्योंकि हम याद करने पर बल नहीं देते हैं। और दूसरा क्या है कि वर्गीकरण शक्ति पर बल दे रहा, तो यहाँ पर वर्गीकरण नहीं कर रहा, बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को अवलोकन कर रहा है ना जी। और तीसरा क्या है यहाँ पर, नीरस दिनचर्या में मनोरंजन लाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा क्या करे, चीज़ों को अनुभव कर रहा है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा कि बच्चे ने चीज़ों को अवलोकन किया और अपने कार्यों का अनुभव किया। यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कक्षा 5 के छात्रों को पानी के साथ प्रयोग पाठ पढ़ाने के लिए ईवीएस शिक्षक ने परीक्षा ली। उसने पाया कि अधिकांश छात्रों को बहुत कम अंक मिले हैं। भाई बच्चों को अंक कम मिले हैं, ऐसा क्यों हुआ है, कारण क्या है इसके पीछे। पहला है छात्रों ने कक्षा में ध्यान नहीं दिया। दूसरा है उसके संज्ञानात्मक स्तर के लिए टॉपिक उपयुक्त नहीं था। तीसरा है स्कूल का वातावरण उनके अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं था। चौथा है शिक्षक ने टॉपिक का शिक्षण और आकलन करने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अध्यापक ने एक टॉपिक को पढ़ाया। टॉपिक का नाम क्या था भाई, पानी के साथ प्रयोग। अब बच्चे क्या है, बच्चों का इस टॉपिक में नंबर कम आए हैं, तो यहाँ पर क्या है, शायद हमारी कमियाँ हो या हमारे शिक्षण में कमियाँ हो, आकलन में करने में तरीका गड़बड़ हो। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा, ये चौथा वाला हमारा विकल्प जो होगा सही होगा। कि शायद ये हो सकता है कि टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसका शिक्षण का तरीका सही ना हो या आकलन करने की सही पद्धति ना हो, है ना जी। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही होगा। पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला कह रहा है छात्रों ने कक्षा में ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होगा, बच्चे ध्यान दे रहे होंगे। दूसरा है कि टॉपिक बच्चों के स्तर के अनुकूल नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। भाई कोई भी टॉपिक होगा बच्चों के अनुकूल होगा ही। और तीसरा क्या है कि स्कूल का वातावरण उनके अधिगम के साथ उपयुक्त नहीं था, तो ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पर चौथा विकल्प सबसे बढ़िया होगा, तो चौथा वाला ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को छुआछूत के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित अधिगम अनुभव है। पहला है संबंधित मुद्दे पर व्याख्यान आयोजित करना। दूसरा है छुआछूत के कारणों को गिनना। और तीसरा क्या है, कक्षा में इस मुद्दे पर चर्चा करना। और चौथा है बच्चों को इस समस्या पर आदर्श वाचन लिखने या पोस्टर तैयार करने के लिए कहना। तो भाई ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो पहले विकल्प में दिया गया है व्याख्यान के बारे में, हम बच्चों को व्याख्यान नहीं कराते हैं। दूसरे में दिया गया छुआछूत के कारणों को गिनना, तो यहाँ पर गिनना भी नहीं बताएंगे कि आप लोग गिनिए इसको, है ना जी। तीसरा यहाँ पर चर्चा करने की बात हो रही, ये इंपॉर्टेंट होगा, तो बताया था पिछली क्लास में कि चर्चाओं के द्वारा बच्चा क्या चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखता है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। और पोस्टर तैयार करने के लिए और आदर्श वाक्य लिखने के लिए, नारा लिखने के लिए हम नहीं कहेंगे यहाँ पर, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी है, पुराना क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने कि बीज जो है अंकुरण के सिद्धांत को बेहतर तरीके से सिखाया जाना चाहिए। कैसे, पहला है कक्षा में बीज की अंकुरण क्रिया को बतलाना। दूसरा है बोर्ड पर ड्राइंग के द्वारा बीज अंकुरण को प्रस्तुत करना। तीसरा है बीजों को बोने से लेकर अंकुरण के विविध चरणों की प्रक्रियाओं को पूरा करने के संदर्भ में छात्रों से प्रश्न पूछना। और चौथा है संरचनात्मक सोच की क्षमता एवं जिज्ञासुपन को विकसित करना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि बच्चा जब चीज़ों को देखेगा, है ना जी, चीज़ों को देखेगा और अवलोकन करेगा, तभी बेहतर तरीके से सीख सकेगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला विकल्प दिया गया है कि अंकुरण क्रिया को बतलाना, ये गलत हो जाएगा, हमें अंकुरण क्रिया को बतलाना नहीं, बच्चों को दिखाना है। दूसरा क्या है कि बोर्ड पर चित्र बनाना, भाई बोर्ड पर चित्र बनाना भी सही नहीं है यहाँ पर। तीसरा क्या है, बीज को बोने से लेकर अंकुरण के विभिन्न चरणों की प्रक्रिया को पूरा करने के संबंध में छात्रों से प्रश्न पूछना। ये सही है कि बच्चा चीज़ों को पूरे चरण को अपनाएगा, सीखेगा, तब जाके उसे प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, चौथा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि रचनात्मक सोच की क्षमता एवं जिज्ञासु को विकसित कर रहे हैं। भाई यहाँ पर बच्चे के जिज्ञासापन को विकसित नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चा अनुकरण के बारे में जानता है कि नहीं जानता है ना जी। पर्टिकुलर अगर ये आता कि प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं बच्चे से, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के क्षमता को आंकने के लिए, जिज्ञासापन को देखने के लिए हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि बीज के अंकुरण के सिद्धांत के बारे में वो जान पाया है कि नहीं जान पाया है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या होगा, बेहतर होगा, यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मैं ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य
तथ्यों का निर्माण करते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया हमने पिछली क्लास में आपको। तो एक शिक्षक है खाना जो हम खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। पहला है श्याम पट पर उस प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना। दूसरा है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देकर प्रत्येक के अनिवार्य तत्वों को बताना। तीसरा है कि शिक्षार्थियों से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। और चौथा है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाना। तो भाई क्या यहाँ पे सही होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी बताते हैं इसमें क्या आंसर होना चाहिए। पहला है भाई कि श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोजन के चित्र बनाना। तो मैंने बताया था आपको चित्र बनाना कोई विकल्प नहीं पढ़ाने का, है ना जी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उदाहरण दें और उनमें अनिवार्य तत्वों के बारे में बताएं। तो ये भी गलत हो जाएगा, हमें उदाहरण तो देना है लेकिन यहाँ पर अनिवार्य तत्वों के बारे में बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर का है, वो इतनी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा कि इसमें कैल्शियम है कि कार्बोहाइड्रेट है कि क्या पाया जाता है इसमें, है ना जी। और तीसरा ये है कि भाई छात्रों से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा जब अपने क्षेत्र से संभावित जानकारियाँ, संभावित स्रोत को इकट्ठा करेगा तो यहाँ पर वो बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। प्रकरण पर वीडियो दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बच्चा अगर चीज़ों से जुड़ेगा तभी सीख सकेगा, है ना जी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प ही सही होगा। तो यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन लगभग आधा क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कविताओं और कहानियों के बारे में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविताओं और कहानियों के बारे में हिंदी में ईवीएस में पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। भाई दिया गया है कविताओं और कहानियों का शिक्षण विधि के रूप में प्रयोग मुख्य रूप से सहायता करता है, किसमें करता है। पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की नीरसता को तोड़ने में। दूसरा क्या है भाई, शिक्षार्थियों के साहित्यिक और भाषाई कौशलों का विकास करने में। तीसरा है शिक्षकों के लिए आधारभूत अवधारणा का शिक्षण आसान बनाने में। और चौथा है शिक्षार्थियों में कल्पनापरक और सृजनात्मक योग्यता का विकास करने में। मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि अगर कभी भी कविताओं और कहानियों के बारे में बात आती है तो यहाँ पर हमारा कल्पनापरक और सृजनात्मक चिंतन का बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। किससे बच्चों की जो कल्पना क्षमता है और सृजनात्मक क्षमता है उसकी योग्यता का विकास होगा। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, बाकी यह विकल्प हमारे गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अपने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व से संबंध में छात्रों को जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। पहला है पेड़ों के विभिन्न प्रयोग या उपयोग समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक सामग्री का उपयोग करना। तो पुस्तकों की बात हो रही है भाई। दूसरा है कि विभिन्न उत्पादों के उदाहरण देना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, बच्चों को बताएं हम कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, फल है, जो भी चीज़ें हैं। और तीसरा क्या है, चार्ट बनाने की बात हो रही है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों का हम चार्ट बना के दिखाएं। और चौथा क्या है, चौथा कह रहा है भाई कि उन उत्पादों और सेवाओं को समझाने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना और जहाँ पर पेड़ों से चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो देखा जाए भाई यहाँ पे क्या सही होगा। पहले में बोला गया कि पाठ्य पुस्तक से सामग्री को दिखाया जाए, तो ये नहीं होगा भाई। उदाहरण दे भाई बच्चों को कि पेड़ों से क्या क्या प्राप्त होता है, तो भी जरूरी नहीं है। चार्ट बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर चौथा विकल्प इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन उत्पादों और सेवाओं को समझाने के लिए छात्रों को हम बगीचा पे ले जा रहे हैं ना जी। हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, उनके रियल लाइफ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि छात्र अपने घर की तुलना में स्कूल में अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ अपने परिवेश में चीज़ों के बारे में अपने विचार और धारणाएं आसानी से व्यक्त करने में सक्षम है, तो इसका पता चलता है कि क्या पता चलता है भाई, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा है घर की तुलना में स्कूल में अपने दोस्तों से और शिक्षकों से बात करता है, घर में वो बात नहीं कर रहा है। तो पहला क्या है विकल्प भाई कि स्कूल को अनौपचारिक स्थान मानता है। दूसरा है स्कूल में अपने विचारों को साझा करते हुए गर्वान्वित महसूस करता है ना जी, गर्व का अनुभव करता है। और तीसरा है स्कूल में अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वीकारता पाता है। चौथा है अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ बातचीत करना उसे पसंद है, लेकिन अपने परिवार वालों से पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि जो बच्चा है उसकी अभिव्यक्ति को स्कूल में
अवसर मिलता है, उसकी बातों को स्वीकार किया जाता है, सुना जाता है, इसीलिए बच्चा क्या है अपनी बातों को स्कूल में रखता है, लेकिन अपनी बातों को घर पे नहीं रख पा रहा क्योंकि वहाँ पर घर पे ऐसा माहौल उसको नहीं मिल पा रहा है ना जी। तो यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, प्राथमिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमने आपको पढ़ाया था भ्रमण के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपको एग्जाम जरूर मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प दिया है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, दूसरा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना, तीसरा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराना और चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 11वें का तीसरा विकल्प सही होगा। आप लोगों का भी सही है। यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चों को सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराने हैं। अगर बच्चों को हम सक्रिय अनुभव उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा अपने ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ सकेगा, अपने अनुभवों के साथ जोड़ सकेगा और सीख सकेगा, है ना जी। तो यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, बाकी विकल्प गलत होंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा है। एक ईवीएस शिक्षक जो कि पौधों की परी नामक पाठ को पढ़ाने में विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। वह एक क्षेत्र भ्रमण के दौरान छात्रों को तनों के आकार, रंग और बनावट का अवलोकन करने, समूह में विभिन्न प्रकार के पत्तों को एकत्र करने और इन पत्तों की बनावट, रंग, आकार, संरचना और गंध के बारे में चर्चा करने तथा आसपास के पौधों के प्रयोगों का पता लगाने और उन पर चर्चा करने की बात कहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शिक्षक को किन गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात हो रही है हमें किसको प्रोत्साहित नहीं करना है, हमें ये बताना है। ठीक है जी। तो पहला विकल्प हमारा है कि बच्चों को उनके अवलोकन के दौरान पौधों के अन्य हिस्सों की चर्चा करना। भाई चर्चा करना तो बहुत जरूरी है भाई, ये सही होगा हमारा। दूसरा है कि स्थानीय भाषा में अवलोकन को लिखना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, बच्चों द्वारा पौधों के नाम याद करना। भाई तो यहाँ पर ये विकल्प सही होगा, हमें बच्चों को याद नहीं कराना है, बाकी विकल्प हमारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, बिजली का बिल दिखाने और कक्षा में उस पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बच्चे की क्लास में ला रहे हैं और समझा रहे हैं, इससे मतलब क्या है कि बच्चों को हम उसके दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, जहाँ बात हो रही है छात्रों को इन चीज़ों के संपर्क में लाना जिनके संपर्क में वे अपने दैनिक जीवन में आते हैं या दैनिक जीवन से जुड़ते हैं। बाकी नहीं होगा क्योंकि पहले में बात हो रही है कि राशि का भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरे में बोला गया है कि उन सेवाओं के लिए भुगतान करने के मूल्य के संबंध में जिनका हम उपयोग करते हैं उनको हम दिखा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। तीसरे में बोला गया है कक्षा के पढ़ाई जाने वाली रोजमर्रा और नियत सामग्री में परिवर्तन लाना, तो ऐसा भी नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर दैनिक जीवन के बारे में बात होती है अक्सर वो विकल्प क्या होते हैं, सही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो तीसरा विकल्प होगा ये सही होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 कह रहा है, सीखना संवर्धित हो सकता है यदि संवर्धित का अर्थ होना है वृद्धि करना। हमें कौन सी क्रियाकलाप करना है जिससे हमारा ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो पहला है कक्षा में वास्तविक संसार की स्थितियों को लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और शिक्षक स्थितियों को सुगम बनाता है, ये सही हो सकता है भाई। अगला है कक्षा में शिक्षण सामग्री की अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई हम अधिक से अधिक प्रयोग करें हम। तीसरा क्या है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्याओं स्पष्टीकरण को प्रयोग करें, तो हमने बताया था आपको व्याख्यान का अधिक से अधिक प्रयोग नहीं करना है। और तीसरा क्या है कि कक्षा में अवधिक परीक्षणों पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, तो भाई परीक्षण पर भी हमें ध्यान नहीं देना है, ना ही परीक्षण पर ध्यान देना है, ना ही व्याख्या पर। और टीएलएम का भी प्रयोग करना है लेकिन एक निश्चित मात्रा में, है ना जी, अधिक से अधिक प्रयोग नहीं करना है, इसलिए यहाँ भी ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर 14वें का हमारा पहला विकल्प ही सही होगा क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर वास्तविक संसार की। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अंतिम क्वेश्चन हमारा होगा ये क्लास का, ध्यान दीजिएगा। एक ईवीएस कक्षा में समान प्रयोग व प्रदर्शन को पूरा किया जाना क्यों अनिवार्य है, क्या इसमें आवश्यक है, देखते हैं भाई। तो पहला है छात्रों को स्वयं सीखने तथा निरीक्षण कुशलता को तीक्ष्ण करने को सुनिश्चित करता है। दूसरा है वरिष्ठ कक्षाओं के किए गए कार्य को बतलाता है।
तीसरा है छात्रों के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों के आधार पर निरीक्षण को विश्लेषण एवं विचारों को रिकॉर्ड व उन पर चर्चा करता है। चौथा है कक्षा में छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाता है। तो भाई चौथा में जो चौथा विकल्प होगा अनुशासन की बात कर रहा था, ये विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गया भाई यहाँ पर, है ना जी। बाकी विकल्प देखते हैं। पहला क्या है कि छात्रों को स्वयं सीखने की बात हो रही है। बच्चा जब स्वयं सीखेगा तभी चीज़ें अच्छी तरीके से सीख सकेगा, तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही होगा। और दूसरे बोल रहा है कि बड़ी कक्षाओं में किए गए कार्यों को बतलाता है, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा यहाँ पर। और तीसरे बोला गया है कि छात्रों को द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों के आधार पर निरीक्षण को विश्लेषण एवं विचारों का रिकॉर्ड व उन पर चर्चा करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जिन प्रश्नों के बारे में आपसे सवाल उठा रहे हैं उसी के बारे में बात की जाए तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमारा पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं, 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना जी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने पूरी क्लास ली। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में चैनल को लाइक भी करें और कमेंट भी करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और जिनको भी ये टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया और ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको जो इसकी PDF है वो भी आपको वहाँ पर मिलती है। और जो बच्चे हमारे नोट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर कमेंट में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।